यूक्रेन के बाद अब रूस की इजराइल से बुरी तरह ठनती दिख रही है। रूस अपने यहां इजराइल की एक एजेंसी की ब्रांच को बंद करने की तैयारी में। जब से यूक्रेन में युद्ध छिड़ा है तब से रूस और इजराइल के रिश्ते पटरी से उतरे हुए हैं, लेकिन रूस को इसकी कोई परवाह नहीं। वो इजराइल पर हमलावर है और इस बार उसने इजराइल की एजेंसी को निशाने पर ले लिया। ये एजेंसी रूस में रह रहे यहूदियों को इजराइल में बसने के लिए मदद करती है, लेकिन पिछले हफ्ते रूस की जस्टिस मिनिस्ट्री उसे बंद करवाने के लिए मॉस्को की एक कोर्ट पहुंच गई। 2 दिन बाद यानी 28 जुलाई को इस मामले में सुनवाई है और ये लगभग तय है कि कोर्ट रूस की सरकार की अपील को मंजूरी दे देगी। रूस का कहना है कि इजराइल की एजेंसी उसके यहाँ के कानून का उल्लंघन कर रही है, लेकिन कौन सा कानून, तो ये उसने नहीं बताया। ऐसे में रूस के कदम को उसके इजराइल को धमकाने के पैंतरे के तौर पर देखा जा रहा है। खुद इजराइल मान रहा है कि रूस उससे यूक्रेन के साथ खड़े होने का बदला ले रहा है और उस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री यार लापिड तो 2 टूक कह चुके हैं कि अगर रूस में यहूदी एजेंसी पर ताला लगा तो रूस और इजराइल के रिश्तों को चोट पहुंचेगी। उन्होंने अपने यहां आनन फानन में एक डेलीगेशन को भी रूस के अधिकारियों से बात करने का काम सौंप दिया है, लेकिन रूस ने इजराइल के उस प्रतिनिधिमंडल को अब तक अपने देश में आने की मंजूरी तक नहीं दी। इसलिए रूस के तेवर देखकर इजराइल की भी त्योरियां चढ़ गईं। इजराइल ने धमकी दी कि अगर रूस ने यहूदी एजेंसी पर बैन लगाया तो वो भी चुपचाप उसे बर्दाश्त नहीं करेगा, बल्कि वो रूस पर एक्शन की पूरी लिस्ट तैयार कर रहा है ताकि रूस को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। असल में जो जूइश एजेंसी फॉर इजराइल फसाद की जड़ बनी हुई है, वो 90 साल से भी ज्यादा पुरानी एजेंसी है। 1929 में बनी ये एजेंसी है तो दान संस्था, लेकिन इजराइल की सरकार से बेहद करीबी से जुड़ी हुई है। और तो और 1948 में इजराइल को वजूद में लाने के लिए जूइश एजेंसी फॉर इजराइल ने काफी अहम रोल भी निभाया था। 1989 में उसने तब के सोवियत संघ में काम करना शुरू किया था, जिसके बाद वहां से लाखों यहूदी इजराइल में बस गए और आज इजराइल के 10 लाख से ज्यादा नागरिक कभी सोवियत संघ के ही रहने वाले थे। इसलिए इजराइल की सरकार एजेंसी को बैन करने की कोशिश पर भड़की हुई है और रूस से भिड़ने के लिए बाजुएं चढ़ाए बैठी है। वैसे यहाँ अहम बात यह है कि इजराइल ने अब तक रूस पर प्रतिबंध नहीं लगाए हैं और न ही उसने यूक्रेन को हथियार दिए हैं, लेकिन फिर भी रूस उस पर गुस्सा निकाल रहा है। माना जा रहा है कि पुतिन के निशाने पर इजराइल के अंतरिम प्रधानमंत्री यार लापिड हैं, क्योंकि वो यूक्रेन जंग की शुरुआत से ही खुलकर रूस के खिलाफ बोलते आ रहे हैं, तब से जब वो इजराइल के प्रधानमंत्री भी नहीं थे। अप्रैल में जब यार लापिड इजराइल के विदेश मंत्री थे, तब इजराइल ने रूस को यूएन की ह्यूमन राइट्स काउंसिल से सस्पेंड करने के समर्थन में वोट किया था और लापिड ने अपने देश के उस फैसले को सही ठहराने के लिए रूस पर युद्ध अपराध का संगीन आरोप भी लगाया था। जबकि उनसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने कभी पुतिन से सीधे उलझने की जरूरत नहीं की। उन्होंने रूस की जंग का विरोध तो किया, लेकिन सीधे पुतिन पर उंगली नहीं उठाई, क्योंकि इजराइल की मजबूरी है सीरिया। इजराइल का दुश्मन ईरान सीरिया में अपनी जड़ें जमाने में लगा है और इजराइल वहां ईरान की मौजूदगी के एकदम खिलाफ है। इसलिए वो सीरिया में ईरान के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करता रहता और रूस की मर्जी के बिना इजराइल सीरिया में कुछ नहीं कर सकता। इसलिए इजराइल फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। इजराइल सीरिया में वहां की सरकार और ईरान के समर्थन वाले लड़ाकों को निशाना बनाता आ रहा है, जबकि ईरान सीरिया में वहां की सरकार के साथ है। रूस का भी बिल्कुल यही मकसद है, यानी सीरिया में रूस और ईरान साथ है। लेकिन इसके बावजूद न तो रूस ने सीरिया में इजराइल के ईरान पर हमलों का खुलकर मुकाबला किया और न ही उनके खिलाफ आवाज उठाई। माना जाता है कि रूस इजराइल से अपने रिश्तों को बनाए रखने के लिए सीरिया में उसकी एयर स्ट्राइक का गुपचुप तरीके से समर्थन करता रहा है। इसी वजह से इजराइल रूस को नाराज करने का रिस्क नहीं उठा सकता।